कल वाला थियोरी और कंसेप्चुअल कल हो गया था, कल वाले में कोई दिक्कत ये बताओ। ओके देखो, आज का चैप्टर जो है वो है आपका चैप्टर नंबर 3। इधर वो छोड़ दो आप सारी चीज़ें, वो तो मैंने आपको नोट्स दे दिए, PDF शेयर कर दी, तो आप क्या करना उससे घर जाके नोट्स बना लेना। अभी उस चीज़ की तरफ ध्यान मत दो, अभी कंसेप्ट समझ लो कि अपन कर क्या रहे हैं, उसमें सीधा सीधा सिंपल दिया गया है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये थ्योरी जब इन्होंने ये थ्योरी बनाई थी तो क्यों बनाई थी, किस चीज़ को ओरिजिन लेके बनाई थी, ये पूरी चीज़ें दिमाग में रखना। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास की सबसे मशहूर थ्योरी, a theory which has given a new dimensions to the society for especially sociological order। समाज को एक नए दायरे में एक थ्योरी ने बांधा, ऐसा दायरा जिसने लोगों को एक मापदंड दे दिए। मापदंड मतलब होता है कि भाई साहब लोगों को क्या दे दिया कि हाँ कन्फर्मली नाउ यू हैव टू फॉलो दिस थ्योरी। इसमें ये बताया कि समाज कैसे आगे बढ़ेगा, गरीबों का शोषण कैसे होता है, एवरीथिंग एक्सप्लॉयटेशन टिल लेबर क्लास, एवरीथिंग इट्स टोल्ड। अगर इस थ्योरी को पढ़ोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि यार इनका मेन उद्देश्य है वर्किंग क्लास लोगों को, स्पेशली जो वर्कर्स हैं, यानी इसके पीछे सामाजिक उत्थान उनका प्राइम मोटिव है। सामाजिक उत्थान मतलब होता है सोशल वेलफेयर, उनका प्राइम मोटिव है। आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बंदे का नाम है कार्ल मार्क्स। ही वॉज अ ग्रेट सोशोलॉजिस्ट। ये मान के चलना उनका नाम जब भी समाज शास्त्र में लिया जाता है तो बड़े इज्जत के साथ लिया जाता है, हाईली इन्फ्लुएंस्ड, और इट मीन्स दैट कि उनकी द थ्योरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस स्टेजेस, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लेन द थ्योरी on theory of the history, और we can say that the theory of the social on the various stages। इनकी जो सबसे फेमस थी ना, ये किससे इंस्पायर थे, एक और सोशोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हेगल। उनकी एक थ्योरी थी जिसका नाम था आइडियोलॉजिकल थ्योरी, ये उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनका कहना ये था कि एक विचार पूरा समाज बदल देता है। सीधे सिंपल सी अपन आज भी देख रहे हैं, आपने 4G की तरफ 5G की तरफ स्विच कर रहे हो, अभी हमने देखा CAA और इन चीज़ों की बातें चल रही हैं, एक समान सिविल संहिता कानून लाने की सोच रहे हैं। अगर एक विचार आ जाए तो वो पूरे समाज को क्या करेगा, चेंज कर देगा। वही चीज़ आज हम यह देखना चाहते हैं कि भाई साहब इन्होंने भी एक आइडियोलॉजिकल थ्योरी लगाई, एक आइडिया पूरे वर्ल्ड को क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, और वो थ्योरी को कहीं ना कहीं लोगों ने क्या किया, अप्रिशिएट किया, उसे माना। एक टाइम ऐसा हो गया था कि पूरी की पूरी कंट्री जो थी 1/3 क्या हो गई थी, मार्क्सिस्ट हो गई थी। यानी मार्क्स की, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी वो इतनी पॉपुलर हुई कि भाई साहब लोगों ने उसे हाथों हाथ क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इनका कहना ये था कि समाज को अगर आगे बढ़ाना है ना तो पूंजीवादी जो कैपिटलिस्ट हैं, सिर्फ उन्हें अमीर बनाने से कुछ नहीं होगा, जो वर्किंग क्लास पीपल है ना, आप उन्हें आगे बढ़ाओ। वर्किंग क्लास कौन से होते हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, वो तो मजदूर वर्ग जो पिस रहा है। वहां पे दो ही चीजें देखने को मिलती। अब अपन चलते हैं थोड़ा इतिहास में इसको समझने के लिए। आप ये बताओ, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, हमने क्या देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमने 2 सिटाडल्स देखे थे। सिटाडल्स, एक अपर सिटाडल, एक लोअर सिटाडल। अपर्स में कौन रहते थे, राजा और वहाँ के धनी वर्ग, कन्फर्म था। और जो नीचे घर बने होते थे जिन्हें लोअर सिटाडल कहते थे, वहाँ कौन रहते थे, वर्किंग क्लास पीपल। इसका मतलब वहाँ वर्चस्व किसका था, वो लोग जो व्यापार करते थे, क्योंकि वहाँ पे, और एक राजा की फैमिली। जैसे ही उसके बाद हमने 2 स्टेजेस देखे इतिहास में। पहला स्टेज था हमारा कौन सा, हमने देखा था वैदिक एजेस, और दूसरा था कौन सा, वैदिक काल हमने जो देखा था। उसके बाद महाजनपदास का टाइम पीरियड देखा। यहाँ पर पहले जो एक एग्रीगेरियन सोसाइटी होती थी, एग्रीगेरियन यानी जो कृषि पे निर्भर होती थी, यहाँ से विचारधारा बदली, और अब पहले वहाँ पे किस पे बेस्ड होती थी, व्यापार पे। यहाँ पे अब कृषि ओरिएंटेड हो गई, जानवरों पे ओरिएंटेड हो गई। जिसके पास सबसे ज़्यादा जानवर, भैया वो गृहिणी। उसके बाद हमने देखा था कि वो घर का कौन होता था, कुलीन होता था, भाई साहब वो हेड ऑफ द फैमिली होता था। गाँव में मौद्रिक वैल्यू यानी मॉनेटरी फॉर्म्स वैल्यूज़ हमने क्या देखी थी कि भाई साहब जिसके पास वस्तुएँ ज़्यादा, स्पेशली गैया ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, खेती किससे शिफ्ट हो रहा। अब मतलब लोगों की मानसिकता ये थी कि अब एनिमल रियरिंग चालू हो गई थी। एनिमल रियरिंग से फिर अब हम आके क्या देखते हैं, जैसे ही महाजनपदास का एज आता है, कौन बड़े बनते हैं, राजा सबसे ऊपर होता है। वहाँ पे हमने एक वर्किंग क्लास देखा, समाज में एक कास्ट सिस्टम का इन्फ्लुएंस देखा, और हमने ये देखा कि समाज जो था वो 4 वर्णों में विभक्त हो गया। फर्स्ट पे कौन आते थे भाई साहब आपके, ब्राह्मण। दूसरे पे कौन आते थे,
क्षत्रिय उसके बाद आते थे, वैश्य और उसके बाद आते थे। अब आप बड़े गौर से देखो, जो बिजनेसमैन क्लास थी वो थर्ड क्लास होती थी, कंफर्म है। और शूद्रास जो होते थे, शूद्र और चांडाल्स दे आर ऑन द लोअर फ्रेम, ठीक है। अब आप ये सोचो कि यार यहाँ पे सोसाइटी में टॉप कौन होता था? राजा। राजा पूरे समाज का सृजक होता था, मतलब जो फॉर्म करता था, कंफर्म था। राजा लॉ बनाता था, राजा लॉ सुनता था, सब चीज़ें हुई। थोड़ा टाइम और चेंज हुआ, यही जो राजा जो हम देखते हैं कि किंग्स जो थे अब वो डिवाइड होने लगे, फ्यूडल, फ्यूडेटरी, सामंतवाद का उदय हुआ। सामंतवाद क्या होते थे? राजा ने पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और इन छोटे छोटे टुकड़ों को रूल कौन करने लगे? सामंत। सामंत हेड होते थे, वो कर कमाते थे और कर उठा के, इसका मतलब कृषि ही मेन धंधा था वहाँ लोगों का। तो वहाँ पे कृषि से, धंधे से पैसा उठाया और उठाने के बाद उन्होंने क्या किया कि भाई साहब आगे पास कर दिया। चलो यहाँ भी समझने आ गया। इसके बाद हमने देखा मिडिल, अब इसके बाद आता है मिडाइवल हिस्ट्री आता है। मिडाइवल हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं सेम फंडा रहा, बस हम इन्फ्लुएंस किसके रहे? मुगल्स के। इसी के बीच में हमने क्या देखा? एडवेंट ऑफ यूरोपियन, रेनेसा आ गया था भाई साहब, बहुत अच्छी तरीके से पता हो रहा है मैं। रेनेसा आ गया, रेनेसा के बाद एनलाइटमेंट आना हमने देखा। रेनेसा जब आया तो लोग अपना घर छोड़ के दूसरी दुनिया की तरफ बढ़े, नई चीज़ें सीखने और ये सारी चीज़ें सीखने। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने ये देखा कि लोग जब बाहर निकले अपनी जगह से तो व्यापार चालू बहुत बड़े स्तर पे हुआ। विदेशों से व्यापार भारत में हो रहा था, भारत की चीज़ें विदेश जा रही थी। इसमें कौन सी क्लास आगे हुई? वो क्लास जो व्यापार कर रही थी। राजा वाजा तो सब एक दर किनारे छूट गए। यहीं से शिफ्टिंग ऑफ दी कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन हमने देखा कि पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा खत्म हो चुकी थी और जो नई क्लास उभर रही थी वो थी बिजनेस क्लास। जो भी आदमी को टैलेंट था, कपड़े बनाने वाला, उसने अपना इंस्टीट्यूशन डाला और कपड़े बनाना चालू, उसने पैसा कमाया। या मिटोला किसका हुआ? एक तो अपर क्लास जिसको एक शेयर जाता था और दूसरा बेचारे जो गरीब लोग थे उनका मिटोला हो रहा था। बाकी जिनके पास टैलेंट था वो बढ़ गए। तो यहाँ से हमने क्या देखा? यहाँ से हमने ये देखा कि यूरोप जैसी कंट्रीज में, जर्मनी जैसी कंट्रीज में, और कह सकते हैं कि भाई साहब पूरा का पूरा ऊपरी से लेके वेस्ट तक आप जाओगे तो हमें क्या देखने को मिलता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत पीक पे था। इंडस्ट्री को चलाने के लिए पूंजी चाहिए होती थी। जिसके पास पैसा होता था, जैसे बोलते हैं कैपिटल, पूंजी होती थी, उसने व्यवसाय डाला। सोचो आज मैंने क्या डाला? एक व्यवसाय में मैंने पापड़ बनाने की फैक्ट्री डाल दी। अब पापड़ तो चलो छोड़ो, आप पापड़ तो बहुत बड़ी बात हो गई, उस समय की बात करते, कपड़ा, टी शर्ट्स, ये सिली सिलाई शर्ट्स, ये टी शर्ट्स, ये बनाने के लिए मुझे वो चाहिए था, मैंने मशीन ला के दे दी सबको, हाथ की मशीन। चलाने के लिए कौन चाहिए? लेबर। तो भैया लोगों से कहूँगा आओ आओ, लेबर आई, लेबर ने मुझे क्या दिया और मैंने उनको क्या दिया? मैंने उनको एक मॉनेटरी फॉर्म में वैल्यू दी, पैसा दिया, जिसे आप पैसा बोलते हो, वो पैसा दिया। लेकिन उन्होंने मुझे क्या दिया? उन्होंने अपने एफर्ट्स और अपना स्किल्स दी, स्किल्स और एफर्ट्स दी, उसके बदले मैंने उन्हें पैसा दिया। लेकिन उस एफर्ट्स और स्किल्स से मैंने कितना कमाया, तुमने ये सोचा? यानी वेजेस तो कितने मिलते हैं? अब आप सोचो, अगर आप एक घर बनवाते हो, मजदूरों को कितना पैसा मिलता है? बनाने वाला पूरा मकान कौन? मजदूर। मजदूरों को क्या मिलता है? ठेकेदार पैसा खा जाता है। देखा हो ना, ठेकेदार अमीर हो रहे हैं, मजदूर बेचारे वही 450 में गए। कार्ल मार्क्स ने भी यही देखा कि साला जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम कर रहा है वो तो गरीब हो रहा है और कैपिटलिस्ट और पूंजीवाद अमीर हो रहे हैं। आज भी देखो ना, किसका जमाना है? कौन है आपका राजा? आपका राजा वो व्यक्ति है जो धन्ना सेठ है। अडानी देख लो आप, अडानी तो अपने बंगलोज में बैठा है, स्ट्रेटेजीज बना रहा है, उसने खुद के काम करने वाले रखे, सबको सैलरी देता है। तो क्या वो काम करने वाले बड़े हो रहे हैं क्या? पहले ये बताओ। उनका क्या जीवन व्यापन चल रहा है, वो थोड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन सारा पैसा कमा कौन रहा है? अडानी। यही तो है पूंजीवाद। आज जो हम थियरी देख रहे हैं वो कैपिटलिस्ट थियरी तो है। यही मार्क्सवाद ने उस दिन देखा कि जो अमीर थे वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहा है, और जो वर्किंग क्लास लोग हैं बेचारे वो तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो नाउ व्हाट इज द, ऐसे में उन्होंने अपनी थियरी लाई और ये बताया कि समाज तब बड़ा बन सकता है जब पूरे समाज के चौतरफा डेवलपमेंट हो, यानी सब कैसे हो जाए, डेवलप हो जाए। तो ये बात करते हैं। मार्क्स ये चाहते थे कि जितने भी वर्किंग क्लास के पीपल हो ना, वो भी इसमें इक्वली भागीदार हो, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। अगला,
उनका वर्क जो था वो साइंटिफिक था। तो हमने बात कर ली थी साइंटिफिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई काम वैज्ञानिक कब हो सकता है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ थिंक एंड एक्शन, यानी साइंस में क्या होता है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होता है कॉज और इफेक्ट का, कारण कैसा और इसका क्या असर होगा ये बताया जाता है। तो ये जो था ना, ये पूरा का पूरा कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर था। ही ऑलवेज सेज, ये फिनोमेना जो थे वो हमेशा बताते थे, उन्होंने कानून बनाए, उन्होंने पैटर्न बनाया, दैट only every social phenomena have to be the law and pattern। उन्होंने ये प्रूव किया कि समाज में जो कुछ भी चलता है ना, उसका कोई ना कोई पैटर्न होता है। अगर पूंजीवादी पूंजी लगा रहा है तो उसको लोग चाहिए और वो लोग काम करेंगे, और काम करने के बाद वो क्या करेंगे? उस सामान को बना देंगे, जैसे प्रोडक्ट कहते हैं। इस प्रोडक्ट से क्या होगा? खूब सारा पैसा आएगा। तो ये पैसा गया किसके पास? इन गरीबों के पास नहीं, उन्होंने तो सिर्फ उनको छोटे छोटे वेतन दे दिए। ये पूरा पैसा गया पूंजीवादी, और पूंजीवादी हो गया अमीर। जिसके पास ज़्यादा पैसा था उसने मोनोपोली चलाई। मोनोपोली क्या होती है भाई साहब? मोनोपोली एकाधिकार। जिसके पास सब कुछ है उसका एकाधिकार चल रहा है। रिलायंस देख लो भाई साहब, 5G के मार्केट में अकेला कॉम्पिटिटर एयरटेल। तो अब होश खोलेंगे, ओ 5G लाना थी, रिलायंस ने तब तक मार्केट मिटा दिया पूरा का पूरा। सही बात, इससे में एवे में सब। एयरटेल ने कहा यार अपन सो रहे हैं, अब अपन क्या करें, चलो अपन भी 5G में कूदते हैं। ओ एयरटेल हो गया 5G, सिमें बदली, नेटवर्क नहीं बदला। उन्होंने कहा अब हम लाएंगे। तो भैया तू कब लाएगा? तब तक मार्केट में मोनोपोली किसकी थी? जियो ने क्या किया? अब जियो की तरफ देखो, जियो एक कैपिटलिस्ट है। उसने क्या किया? उसने सबसे पहले लोगों को 3 महीने के लिए नेट फ्री दिया, 6 महीने के लिए दिया। लोगों से कहा सिम मत फेंकना, लोगों ने कहा हम तो सिम फेंक देंगे, एयरटेल ही अच्छा था हमारा, क्योंकि लोगों की सोच वही थी। आज गुना की भी सोच ऐसी है। आप खुद सोचो, यूपीएससी का रन कर रहे हैं अपन, जो एक्चुअल यूपीएससी वो पढ़ा रहे हैं भैया, एसेंस दे रहे हैं सारी चीजें, लेकिन वही रूढ़िवादी विचारधारा के हमारे गुना में ये चल रहा, हम तो इनके पास जाएंगे, भले ही वो हैं चाहे नहीं हो, लेकिन इसके बाद टाइम लगता है। जियो ने कहा अच्छा सिम फेंकोगे, ठीक है चलो 6 महीने और फ्री ले लो। अब लोगों को स्पीड की पड़ गई आदत। अब वो जो YouTube देखते थे वो स्पीड में होता था, अब 5G पे गए एयरटेल पे तो स्पीड हो रही धीरे धीरे धीरे। उन्होंने कहा नहीं अब हम तो वहीं पे मजे लेंगे। अभी आपने इसी का एक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखा होगा, जियो वाले ने क्या किया, अभी जियो ने 4K में दिखाया आप सबको, खूब पागल बनाया। 4K क्यों? एक बार आदत देख लो कि महेंद्र सिंह धोनी के दाढ़ी के पूरे बाल सफ़ेद हैं, आधे कलर कर रखे हैं, आधे झिंगे, और इतना क्लैरिफाई। कोई डांस कर रहा है तो वहाँ कहीं नंबर लिखा होगा, तो नंबर भी दिख रहा है आपको। लोगों का इतना क्लैरिफाई कि हाँ इतनी क्लैरिफाई। अब इससे किसको फ़ायदा होगा? इसके एक तो जियो नेटवर्क को फ़ायदा हुआ, उन सभी टीवियों को फ़ायदा होगा जो 4K चला है। अब लोग किसकी तरफ चस्का लग रहा है? 4K की तरफ। कैपिटलिस्ट करते क्या है? कैपिटलिस्ट नई योजनाएं लाते हैं, आपको चस्का लगवाते हैं, और आप उस चस्के के चक्कर में जेब से पैसा देते हैं। तो ये पैसा क्या उस फैक्ट्री के मजदूरों को गया? नहीं। क्या उन मशीनों को गया? नहीं। लेबर काम कर रही उसको गया? नहीं। सिर्फ और सिर्फ विकास किसका हुआ? उस बंदे का जिसने ये पूरी बिजनेस डाली। यही तो इनका कहना था कि हर चीज का एक पैटर्न होता है। अगर 3 दूनी 6 होता है तो ऐसे ही एक पैटर्न चल रहा है कि जो स्लेव्स हैं वो पहले फ्यूडल से उनके शोषण होता था, अब कौन कर रहे हैं उनका शोषण? कैपिटलिस्ट। लेकिन आप सोचो, पहले राजा अमीर हो रहे थे, अब कैपिटलिस्ट अमीर हो रहे हैं। उनका कुछ उत्थान हो रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ समझ सकते हो मार्क्सिज्म की जो थियोरी है वो सोशल वेलफेयर पे डिपेंड है, और सोशल वेलफेयर में कौन? वर्किंग क्लास, वो लोग जो कामकाज करते हैं। इतना क्लियर है। और इसीलिए उनको कहा गया कि ही वांट अ सोशल वेलफेयर, ये वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। वो इससे ये चाहते थे कि तुम पूंजीवादी अमीर बनो, लेकिन समाज को भी तो साथ में आगे लेके चलो। रिलायंस वाले को ये बात समझ नहीं आ गई। आज रिलायंस स्कूल्स हैं, आपने सुना होगा रिलायंस ने स्कूल से ही पैसा कमा ही रहा है। सोशल सर्विस में क्या होता है? रिलायंस ट्रस्टेबल फंड्स चल रहे हैं, लोगों को खाना प्रोवाइड। आपने देखा होगा जैसे हमारे पतंजलि एक योग शिविर है बाबा रामदेव का, जब भी आप कभी वहाँ जाओगे ना तो वहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है, मुफ्त में मेडिकेशन करवाते हैं भाई साहब, सब चीज़ें मुफ्त में। पैसे देने, गरीब हो तो मुफ्त में, पैसे देने वाले हो तो वो भी पैसे खींचेंगे। तो ये समाज में क्या है? आप तो सोचो मुफ्त में चीज़ें बांटी जा रही हैं फॉर समाज, सोशल वेलफेयर। तो इन्होंने भी वही बात करी। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी एक किताब थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किताब लिख लेना, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल, इनकी किताब है, किताब लिख लो, यह किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इसमें ये वाला जो सिद्धांत था, थियरी और फिनोमेना, ये दिया। अब इसमें आप 3 कन्वर्जन्स बताएंगे,
पहले के ज़माने में आगे कौन थे? फ्यूडल्स थे। पहले कौन था? किंग। किंग के बाद कौन आए? फ्यूडल, सामंत आए, और सामंत के बाद फिर कौन आए भाई साहब? अब कैपिटलिस्ट आ गए, ठीक है। और इनकी थियोरी किस पर बेस्ड है? कैपिटलिस्ट पर, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, पूंजीवादी का जमाना था, पूंजीवाद तो बहुत आगे बढ़ा, लोग अमीर हुए, लेकिन बेचारे जो सोशल लोग थे, जो वर्कर क्लास थे, वो गरीब के गरीब रह गए। तो इनका कहना सिर्फ इतना था, सब बढ़ो आगे बढ़ो। किताब का नाम लिख लिया आपने? कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल, ये इनकी किताब का नाम है, रटना है आपको। अब सीधी सिंपल सी बात है, यहां पर वही इकोनॉमी के कहने पे, अब आप खुद सोचो, कल हमने एक बहुत अच्छा सिद्धांत पढ़ा था कि अगर इकोनॉमी को डेवलप करना है, अगर इकोनॉमी डेवलप होती है तो कहीं ना कहीं ये क्लास भी डेवलप होती है, पॉलिटिकल भी कहीं ना कहीं डेवलप होता है। जो इकोनॉमिक पावरफुल है वो पॉलिटिकल पावरफुल है। आज आप सोचो, नरेंद्र मोदी को बड़े गौर से देखो, आज विश्व में जब वो पहुंचे तो एक वहीं पर किसी देश का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर चिल्लाता, नरेंद्र मोदी इज अ बॉस, नरेंद्र मोदी बॉस है, बहुत चला है। आप सोचो, जब सऊदी अरब के लोग जो कट्टर इस्लामिक हैं वो आके माइक पर बोलते हैं जय सिया राम, जबकि उनके में ये चीज़ हराम है कि वो किसी भी अल्लाह को छोड़ के किसी को नहीं कह सकते, लेकिन वो आके जय सिया राम रह रहे हैं। आप सोचो इससे क्या शो कर रहा है? इससे इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसको कहते हैं? सोचो, आज से कम से कम 10 साल पहले चले जाओ, इतना डेवलपमेंट कांग्रेस के टाइम पे क्यों नहीं हुआ? आज लोग 8G पे आ गए, 4G 5G 6G नहीं, सिंगापुर हमसे बहुत आगे। जब हम 3G चला रहे थे तब सिंगापुर 5G चला रहा था, सिंगापुर इतना आगे था, हमारा देश क्यों डेवलप नहीं हुआ? आज आप ये बताओ, सारी बहनों के खाते में 1,000 2,000 क्यों आ रहे हैं? आज ऐसा क्या है कि भारत खुद का तो डेवलप कर रहा है, आजू बाजू देश से कह रहा है आओ पैसे ले लो। ये कैसा है? क्योंकि आज हम सोशली डेवलप हैं, और सोशली के साथ आज हमारी सरकार है, तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और दुनिया, आज सोचो, एप्पल जैसे ब्रांड जो ये कहता था मैं दुनिया में कचरे पे अपना कर लूंगा, भारत में नहीं आऊंगा। आप सोचो, एक बीच में टेस्ला का ओनर कौन है? कल झटका लग गया, ट्विटर से कह दिया बेटा इंडियन नॉर्म्स पे ही काम चलेंगे। कल ट्विटर केस आ गया भारत में, पता ही होगा ट्विटर पे केस जो चल रहा था, ट्विटर कुछ सीक्रेसी और प्राइवेसी हो रहा था। ये शाम वाले वीडियो में था, पड़ जाएगा आपको क्या है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कोशिश करना कि उससे ज्वाइन हो लेना, मतलब जो अभी यूट्यूब है ना, उसमें मैं तुम्हें जो करंट के होंगे ना, वो करंट के 2-2 मिनट 3-3 मिनट में जो करंट चल रहा होगा, जैसे ट्विटर पे बता केस आ गया, अब क्या केस था ये तो मैं क्लास में बताने की जगह वहाँ मिल जाएगा तुम्हें। छोटी सी वीडियो होगी, 2 मिनट और 3 मिनट के, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर, ठीक है? लगे तो शेयर कर देना, नहीं करे तो तुम तो वैसे भी नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब आगे देखो कि यहाँ पे क्या हुआ। अब आप ये बताओ, वो एलोन मस्क जब हमारे पीएम 5 दिन के लिए वहाँ पहुँच रहे थे अमेरिका, वो एलोन मस्क टपरिया डाल के वहीं बैठा था। अब टपरिया में तो बैठा नहीं होगा, लेकिन कहने की बात है वो वहीं बैठा है। क्यों बैठा है वो वहाँ? वो बहुत अच्छी तरीके से पता है, आज वर्ल्ड का सबसे स्टेबल मार्केट खरीदने के लिए इंडिया है। क्यों? अमीर लोग कभी फ़ोन वोन नहीं चलाते अपने जैसे का आईफोन ही चाहिए उन्हें BMW चाहिए, उन्हें मर्सिडीज़ चाहिए। अमीर लोग पता है अपनी एक छोटी सी गाड़ी में खुश रहते हैं, बिकॉज उन्हें पता है वो अमीर है, उन्हें पैसों से। हम मिडिल क्लास जो लोग हैं ना, हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, और भारत में सबसे बड़ा जो मार्केट है वो मिडिल क्लास का मार्केट है। सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ये मिडिल क्लास का मार्केट करता क्या है? ये मिडिल क्लास का मार्केट एक सबसे सोल कह सकते हैं कि आप मान के चलो, ये क्रीम है उन बिजनेसमैन के लिए जो नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। कुछ भी हो, इंडिया में सब चलता है। आप खुद देखो, आईफोन लॉन्च हुआ, सबसे ज़्यादा खरीदी और बिक्री कहाँ पे हुई? इंडिया में। लोग गए, एप्पल समझ गया कि अपने को अपना एक आउटलेट इंडिया में डालना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या? एक तरफ तो कांग्रेस चिल्लाती पड़ती है भारत में बेरोजगारी बेरोजगारी, अरे बेरोजगार आदमी 1,20,000 1,30,000 का आईफोन कैसे चला सकता है मिडिल क्लास आदमी? इसका मतलब पैसा सबके पास है, सोर्सेज अलग हैं। ज़रूरी नहीं हम कमा किससे रहें, कई सारी चीज़ों से। तो आज हम डेवलप हैं, स्टेबिलिटी है, और इसी स्टेबिलिटी ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं बढ़ाया। आज आप सोचो, मैं अभी हाल पास करा, अभी बीच में मैं गया था राजस्थान, तो मैंने देखा था कोटा के पास से 7 लेन हाईवे जा रहा है, जो सीधा का साधा मुंबई और दिल्ली को कनेक्ट कर रहा है।
मुझे कह रहा है, और टोल की एक नई व्यवस्था बनाई उनने रास्ते में टोल नहीं लगाया, गाड़ी रोको, एक्सप्रेस वे टाइप के सीधे भगाओ, एक शुरुआत में लग जाएगा और एक एंड में लग जाएगा, जैसे ही उतरोगे ना वहाँ टोल लग जाएगा आपका। वो ऐसा ही आई एक्सप्रेस वे बना रहे हैं 7 लेन का। क्या भैया ये डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है? ठीक है, नितिन गडकरी लग रहे हैं बनाने, लग रहे हैं भाई साहब रोज के रोज सड़कें खींचने, बीजेपी रोज लग रही डेवलपमेंट करने। क्या जरूरत थी 6 और बताए वंदे भारत ट्रेन चलाने की? व्हाई वाज द डिमांड? ऐसा क्रूज क्यों बनाया जिसकी एक दिन की कीमत 3 लाख रुपए है बैठने की, और आपको पता है पिछले 3 साल के लिए तो वो बुक ही हो गया। अंग्रेज आते हैं, उनके पास पैसा बहुत है, टूरिज्म का एक बहुत अच्छा, सब ले जाएंगे, सुंदरवन वंदरवन और पूरा का पूरा बांग्लादेश घुमा के तुम्हें वापस। ऐसा मल्टी क्रूज जैसे फेरी का नाम दिया, फेरी बोलते हैं इसे, क्या जरूरत थी ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए? क्यों नरेंद्र मोदी दुनिया के जा रहे हैं? लोग ये कहते हैं अरे बाग घूमने को शौक है, बेगमार है। आप सोचो हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी कितनी अच्छी है कि कुछ भी कमी होती है और दुनिया कह देती। यही चीज हमें ये कार्ल मार्क्स बहुत पहले बता गए कि जिसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करेंगे। जो इकोनॉमिक डेवलप होगा, आर्थिक रूप से सक्षम होगा जो देश, उसी का पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। ये चीज हमें यहां भी मिलती है। थोड़ा टॉपिक से अलग हट गए तो सोशल चेंज कहीं ना कहीं मोड ऑफ प्रोडक्शन पे भी निर्भर करता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग? उत्पादन, सकल उत्पादन जो बोलते हो, मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पर भी आपका ये निर्भर करता है। अब प्रिमिटिव कम्युनिटीज कैसी थी? प्रिमिटिव कम्युनिटीज ऐसी थी कि पहले वहां पे तो नो क्लास होती थी, कोई जातवाद वर्ग तो होती नहीं थी। वहां पे सिर्फ हम लोग हंटर्स और फूड गैदर्स होते थे। पहले के लोग क्या होते थे, आपने देखा है, भेड़िया इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। भेड़िए का झुंड शिकार जाता है, कहते हैं शेर से लड़ लेना, भेड़िए से मत लड़ना। भेड़िया अकेला कभी शिकार नहीं करता, झुंड में। और इतने ईमानदार